नमस्ते। और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। 1957 में। हाँ, 1957 में एक ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की दुनिया में जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। गुरुदत्त की प्यासा। बिल्कुल, प्यासा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बेचैन सवाल है। इतना बड़ा सवाल कि टाइम मैगजीन ने इसे दुनिया की 100 सबसे बेहतरीन फिल्मों में जगह दी। वाकई। तो हमारे पास इस पर कई दिलचस्प स्रोत हैं। कुछ पुराने फिल्म रिव्यू हैं, कुछ नए एकेडमिक लेख भी हैं जो इसके राजनीतिक और सामाजिक धागों को खोलते हैं। और सिनेमाटोग्राफर वीके मूर्ति का एक इंटरव्यू भी है जो हमें सीधे सेट पर ले जाता है। हाँ, तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कला, समाज और एक इंसान की अधूरी प्यास की ये कहानी आज भी इतनी असरदार क्यों है। बिल्कुल, चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जाहिर है, कहानी की जमीन। बाजे से लौटा देते हैं और उसके अपने भाई उसकी नज़मों को रद्दी में बेच देते हैं। ये एक कलाकार का वो क्लासिक संघर्ष है कि नहीं, कि अपनी कला के प्रति ईमानदार रहें या दुनिया की जरूरतों के हिसाब से ढल जाएं। बिल्कुल, लेकिन प्यासा के संदर्भ में ये संघर्ष और गहरा हो जाता है। ये फिल्म 1957 में आई थी। आजादी के ठीक 10 साल बाद। हाँ, ये वो दौर था जिसे नेहरूवादी युग कहते हैं। देश में एक उम्मीद का माहौल था। बड़े बड़े बांध बन रहे थे, औद्योगिक विकास हो रहा था और राष्ट्र निर्माण का नारा बुलंद था। सही कहा। और उसी साल की दूसरी बड़ी फिल्में देखिए, जैसे मदर इंडिया या नया दौर, वो सब इसे राष्ट्र निर्माण की भावना को सलाम कर रही थीं। वो मेहनत की एक बेहतर कल की कहानियां थीं। और उन सब के बीच आती है प्यासा, जो उस उम्मीद भरे माहौल पर एक सवालिया निशान लगाती है। ये उस दौर के मोहभंग की कहानी है। हाँ, ये पूछती है कि इस नई आजादी और तरक्की के भव्य सपने में एक अकेले संवेदनशील कलाकार के लिए क्या जगह है? क्या उसकी कला की कोई कीमत है? और ये सवाल इतने असली इसलिए लगते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं निजी अनुभवों से निकले हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कहानी गुरुदत्त की अपनी एक पुरानी कहानी कश्मकश पर आधारित थी, जो उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में लिखी थी। हाँ, तो विजय की जो निराशा है, वो जो अकेलापन है, उसमें गुरुदत्त की अपनी जिंदगी की परछाई दिखती है। और सिर्फ गुरुदत्त ही नहीं, एक और दिलचस्प परत ये है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि ये कहानी गीतकार साहिर लुधियानवी की जिंदगी से भी प्रेरित थी। अच्छा। हाँ, खासकर कवयित्री अमृता प्रीतम के साथ उनके रिश्ते की जो कड़वाहट थी, उससे। वो एक तरह से प्यासा सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं रही। नहीं, वो गुरुदत्त और साहिर की अपनी जिंदगियों का एक कैनवस बन गई। ये उनकी निजी हताशा और समाज से उनके सवालों का एक दस्तावेज है। और शायद इसीलिए आज भी इसकी ईमानदारी इतनी चुभती है। तो ये तो हुई कहानी के पीछे की कहानी, लेकिन इस कागजी दर्द को सेलुलॉइड पर उतारना, उस बेचैनी को दिखाना, वो एक अलग ही चुनौती थी। हाँ, और यहीं पर गुरुदत्त का जो निर्देशक वाला कमाल है वो सामने आता है। और वो इस विजन में अकेले नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके साथ थे सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति। इन दोनों की जोड़ी को तो भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि गुरुदत्त हॉलीवुड के निर्देशक ऑर्सन वेल्स, सिटीजन केन वाले, हाँ, और जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से काफी प्रभावित थे। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म एक भारी भरकम शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है और प्यासा से इसका क्या लेना देना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में उभरी एक कला शैली थी। इसका मकसद बाहरी दुनिया को जस का तस दिखाना नहीं था। तो फिर क्या था? मकसद था किरदारों की अंदरूनी बेचैनी, उनके डर और अशांति को दिखाना। इसके लिए वे अजीब एंगल्स, गहरी परछाइयों और रोशनी के तेज कंट्रास्ट का इस्तेमाल करते थे, जिससे दुनिया थोड़ी बिगड़ी हुई और डरावनी सी लगे। बिल्कुल। अब इसे प्यासा से जोड़कर देखिए। विजय की दुनिया भी तो अंदर से टूटी हुई है, तो वीके मूर्ति ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। वो जो रोशनी और परछाई का खेल है। हाँ, जिसे कियारोस्क्यूरो कहते हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं किया। नहीं, बल्कि विजय के मन का द्वंद्व दिखाने के लिए किया। जब वो खुश होता है तो उसके चेहरे पर नर्म रोशनी होती है, और जब निराश होता है तो परछाइयों में घिर जाता है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है फिल्म का क्लाइमैक्स। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हाँ, वीके मूर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस सीन को शूट करना कितना मुश्किल था।
वो एक सभागार में शूट हो रहा था और गुरुदत्त चाहते थे कि विजय दरवाजे से ऐसे आए जैसे कोई मसीहा हो जिसके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश हो। और मूर्ति ने वो कर दिखाया। उन्होंने सेट पर 2 बड़े शीशे लगवाए और स्टूडियो की लाइट्स को उन पर रिफ्लेक्ट करवाकर एक बीम ऑफ लाइट बनाई। तो जब दरवाजा खुलता है पहले हमें सिर्फ विजय की एक परछाई दिखती है, मसीह जैसे के- कोई रूह वापस आई हो। और फिर वो उस रोशनी के पुंज में हाथ फैलाए खड़ा होता है, लगभग ईसा मसीही की तरह। कैमरा पहले हैरान परेशान भीड़ को दिखाता है, वो लोग जो उसकी मौत का जश्न मना रहे हैं, और फिर विजय पर आता है। एक शब्द कहे बिना वो एक शॉट पूरी कहानी कह देता है। एक कलाकार का समाज द्वारा सूली पर चढ़ाया जाना और फिर उसका पुनर्जन्म। एक अकादमिक लेख में इसी को विजुअल पोएट्री यानी दृश्यों की कविता कहा गया है। बहुत सही शब्द है। लेखक का तर्क है कि मूर्ति के कैमरे ने वही काम किया जो साहिर के शब्दों ने किया, बिना कहे बहुत कुछ कह देना। और फिल्म के ट्रैकिंग शॉट्स भी तो कमाल के हैं। जब विजय रात में कलकत्ता की सड़कों पे भटकता है या पहली बार गुलाबों का पीछा करता है, हाँ, तो कैमरा उनके साथ साथ बड़ी खूबसूरती से चलता है, जैसे कोई खामोश साथी हो। शहर की वो बड़ी बड़ी इमारतें और तंग गलियां वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रह जाती, वो खुद एक किरदार बन जाती हैं जो विजय के अकेलेपन को और बढ़ाती हैं। इसी को मूर्ति इफेक्ट भी कहा गया। क्लोजअप शॉट्स के जरिए किरदारों की आत्मा तक पहुंच जाना। आप वहीदा रहमान की आंखों में या गुरुदत्त के चेहरे पर निराशा की हर एक लकीर को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये कैमरे के जरिए भावनाओं को पकड़ने की कला है। और प्यासा में दृश्यों की कविता की बात उसकी असली कविता के बिना तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। फिल्म के गाने कहानी में सिर्फ ब्रेक नहीं है, वो खुद कहानी है। ये साहिर लुधियानवी के शब्द और एस.डी. बर्मन के संगीत का जादू था। हाँ, और साहिर कोई आम बॉलीवुड गीतकार नहीं थे, वो प्रगतिशील लेखक संघ के एक सक्रिय सदस्य थे और उनकी शायरी में एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक बोध था। प्यासा का हर गाना विजय के सफर का एक पड़ाव है। हाँ, जाने वो कैसे लोग थे उसकी पहली बड़ी निराशा है। ये कूचे, ये नीलाम घर, दिलकशी के समाज के पाखंड पर उसकी पहली चोट है। और फिर आता है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये गाना तो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। और इस गाने की खासियत सिर्फ इसके शब्दों में नहीं बल्कि इस बात में है कि इसे कहाँ फिल्माया गया है। एक वेश्यालय में। हाँ, साहिर यहाँ हिंद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ देश के लिए नहीं कर रहे बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक और नैतिक विरासत के लिए कर रहे हैं। और वो इस सवाल को समाज के सबसे उपेक्षित कोने से उठवा रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ औरतों का शोषण होता है, ये उस पाखंड पर सीधी और कड़वी चोट है जो अपनी संस्कृति का ढिंढोरा तो पीटता है लेकिन अपने ही लोगों को सम्मान नहीं दे पाता। कहते हैं इस गाने की मूल कविता का नाम ही चकलेठा। सही बात है। और शायद यही वजह है कि फिल्म में एक बेचैनी है जो सिर्फ लिखी भी नहीं लगती बल्कि महसूस होती है। लेकिन साहिर ने सिर्फ दर्द और गुस्सा ही नहीं लिखा। हम आपकी आंखों में या जाने क्या तूने कही जैसे बेहद नर्म और रोमांटिक गाने भी लिखे जो उनकी रेंज दिखाता है। पर ये जानना भी दिलचस्प है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद प्यासा साहिर और एस.डी. बर्मन के साथ में आखिरी बड़ी फिल्म थी। हाँ, उनके बीच पेशेवर सिद्धांतों को लेकर मतभेद हो गए थे। साहिर हमेशा गीतकारों को ज्यादा सम्मान और क्रेडिट दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे। उनका मानना था कि गाने की सफलता में गीतकार का योगदान कम नहीं होता। हाँ, संगीतकार और गायक से कम नहीं होता। उन्होंने यहाँ तक मांग की कि उन्हें लता मंगेशकर जैसे बड़े गायकों से 1 रुपया ज्यादा मेहनताना मिलना चाहिए। ये उस दौर में एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी मांग थी। वाकई एक तरह से साहिर की अपनी जिंदगी भी विजय के किरदार की तरह ही थी, एक कलाकार जो बाजार के नियमों के आगे झुकने को तैयार नहीं था। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये प्रतिष्ठित फिल्म जिसे आज हम जानते हैं बहुत अलग भी हो सकती थी। इसके क्या होता अगर वाले पहलू भी बहुत आकर्षक हैं। जैसे विजय के रोल के लिए गुरुदत्त पहली पसंद नहीं थे। हाँ, ये रोल पहले ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये उनके देवदास के किरदार से काफी मिलता जुलता है और वो खुद को दोहराना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर दिलीप कुमार ये रोल करते तो क्या फिल्म की आत्मा यही रहती? क्या विजय का दर्द उतना ही निजी और अंदरूनी लगता जितना गुरुदत्त के अभिनय में लगा? कहना मुश्किल है पर शायद नहीं। दिलीप कुमार एक बेहतरीन अभिनेता थे लेकिन उनकी अदाकारी में एक किस्म का ड्रामा और ठहराव था। और गुरुदत्त ने विजय के किरदार को जिया है। उनकी आंखों में जो सूनापन और थकावट दिखती है वो शायद अभिनय से ज्यादा उनकी अपनी जिंदगी की थी। तो शायद फिल्म उतनी ही महान होती लेकिन उसकी भावनात्मकता का अंदाज अलग होता।
और सिर्फ हीरो ही नहीं, हीरोइनों के लिए भी पहली पसंद नरगिस और मधुबाला थी। हाँ, पर वो ये तय नहीं कर पाई कि मीना का रोल कौन करे और गुलाबों का कौन। और इसी उलझन में गुरुदत्त ने 2 नई अदाकाराओं को मौका दिया, माला सिन्हा और वहीदा रहमान। और वहीदा रहमान के लिए तो ये पहली बड़ी हिंदी फिल्म थी जिसने उन्हें स्टार बना दिया। और सबसे बड़ा क्या होता अगर, तो फिल्म के अंत से जुड़ा है। हाँ, फिल्म के लेखक अबरार अलवी चाहते थे कि अंत में विजय समाज और उसकी शर्तों से समझौता कर ले, मतलब मशहूर हो जाए और अपनी प्रेमिका मीना के पास लौट जाए। लेकिन गुरुदत्त इस विचार के सख्त खिलाफ थे। वो विजय की हार में ही उसकी जीत देखते थे। लेकिन फिर भी जो अंत हम देखते हैं वो भी पूरी तरह से गुरुदत्त का मूल विचार नहीं था। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव में फिल्म के अंत को थोड़ा उम्मीद भरा बनाया गया। आखिरी सीन जोड़ा गया जिसमें विजय गुलाबों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहीं दूर चला जाता है। मूल कहानी में तो उसे अकेले ही जाना था। हाँ, पूरी तरह से दुनिया को त्याग कर। और ये छोटा सा बदलाव फिल्म के मायने बदल देता है। कैसे? विजय का गुलाबों के साथ जाना एक उम्मीद जगाता है कि शायद इस भ्रष्ट दुनिया के बाहर 2 सच्चे और उपेक्षित लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा सकते हैं। लेकिन अगर वो अकेले जाता तो ये समाज का एक मुकम्मल और निराशाजनक तिरस्कार होता। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? प्यासा सिर्फ एक नाकाम कवि की दुख भरी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कला और बाजार, संवेदना और भौतिकवाद और एक अकेले व्यक्ति और बेरहम समाज के बीच के टकराव की एक कालातीत कहानी है। यह एक ऐसी सामाजिक आलोचना है जो, जैसा कि जावेद अख्तर ने भी एक स्रोत में कहा है, दुख की बात है कि आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। बिल्कुल, एक समाज किन चीजों को महत्व देता है, सच्ची कला को या उसकी कीमत को, एक ईमानदार इंसान को या उसकी हैसियत को? ये सवाल आज भी हमारे सामने उतने ही बड़े हैं। और जाते जाते एक सवाल, स्रोत बताते हैं कि विजय का गुलाबों के साथ चले जाना एक नई ईमानदार जिंदगी की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, मतलब एक सकारात्मक अंत। हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। लेकिन अगर हम गुरुदत्त की अपनी जिंदगी के दुखद अंत और फिल्म की गहरी निराशा को देखें तो क्या इस नई जिंदगी का कोई और मतलब भी हो सकता है? क्या मतलब? क्या ये सच में आजादी की ओर एक कदम है, या ये इस बात को मान लेना है कि विजय जैसा कलाकार किसी भी समाज में जी ही नहीं सकता और उसका जाना एक तरह का आत्मनिर्वासन है, समाज को सुधारने की कोशिश छोड़कर उससे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेना? सोचने वाली बात।